विशाल सिंह, ये जो एक नाम है, कहीं ना कहीं लोग इसको सेवा से आइडेंटिफाई करते हैं, और बिजनेसमैन से जो फूड मैन का सफ़र आपका रहा, जो फूड मैन का खिताब आपको दिया, इसके जर्नी के बारे में हमें बताइए। पहले तो राज स्मृति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि जो आपने ये प्लेटफॉर्म डाला है फॉकटेल्स, इस पे लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है कि ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए आपकी मैं जितनी भी तारीफ करूँ, आपकी टीम की जितनी भी तारीफ करूँ वो कम है। धन्यवाद। मेरे सफ़र की जहाँ तक बात रही, तो जो आपने कहा बिजनेसमैन, इस बिजनेसमैन से पीछे का भी एक सफ़र जो कि थोड़ा दुख भरा भी है, लेकिन मैं यहाँ युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि मैं जो अपनी कहानी बताता हूँ, इससे कुछ थोड़ा बहुत अगर वो सीख सके तो सीखें। आज युवा भ्रमित है चकाचौंध में, और जिसको भी देखिए थोड़े बहुत पैसे आते हैं तो वो या तो उसको मोटरसाइकिल लेनी है, या गाड़ी लेनी है, या सपने खरीदना है। मेरा कहानी शुरू होती है 2003 में। मेरे पिताजी, जैसे कि हर जगह लिखा रहता है, मैं उस बात को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, कि 2003 में जब मेरे पिताजी गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती थे और उनके इलाज के दौरान हमारे पास सारे पैसे खत्म हो गए थे, तो मैं एक वो बच्चा था उस टाइम कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, और अपने पिताजी की बीमारी के दौरान वो रोज एक एक दिन गिन रहा है कि एक दिन कैसे। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? उस वक्त मेरी उम्र लगभग 18-19 साल रही होगी। एक 18-19 साल का बच्चा जो अभी सही से दुनिया को भी नहीं समझा है, अभी पढ़ाई भी नहीं कंप्लीट हुई है, और उसके पास एक ऐसी प्रॉब्लम आती है कि पिताजी बीमार है, रोज लाखों रुपए लग रहा है, डायलिसिस हो रही है, और आपके पास पैसे नहीं। और मैं ये भी युवाओं को बताना चाहूंगा कि मैं वो भी इंसान हूं कि मेरे पास एक वक्त खाने का पैसा भी नहीं था। तो जो बिजनेसमैन का सफर है, इसके पीछे की कोई दास्तां नहीं जानता है। तो वो दास्तां ये है कि मैं यहां से चला, पिताजी चल बसे। जब पिताजी बीमार थे तो उस टाइम मैंने एक संकल्प लिया था कि यदि मैं जीवन में कुछ सक्षम हो जाऊंगा तो कुछ समाज के लिए करूंगा, और खास तौर पे ना अस्पताल के लिए करूंगा। तो मैं हर बार यही कहता हूं कि शायद जो आप सच्चे मन से अगर कोई चीज मानते हो तो परमात्मा भी आपका साथ, और अगर आप दूसरों के लिए करना चाहते हो तो उसमें ज्यादा ही साथ देता है। आज जिसको भी देखिए, वो एक, मैं बचपन से ही जिसको भी देखिए वो कहता है कि भगवान मेरे साथ अच्छा हो जाए, या परमात्मा में। मैं कहता हूँ भगवान सबके साथ अच्छा हो तब मेरे साथ अच्छा हो। बिल्कुल, ये मेरे आज तक का टिल रिकॉर्ड है। मैं कहता हूँ भगवान सबके साथ अच्छा हो तब मेरे साथ अच्छा हो। तो शायद भगवान को मेरे अंदर ये अच्छी बात लगी हुई है, जो भी कुछ है, और मैं लखनऊ आ गया। और संघर्ष का वो दौर था कि मेरे पास, मेरे जो पेट की भूख की जो तड़प होती है ना, जो आपको तोड़ देती है, तो आप फेंकी हुई चीज भी उठा के खा लेते हैं। बिल्कुल। तो मुझे आज भी ध्यान है वो दिन, और कि मैंने वो फेंका हुआ समोसा जो फेंक दिया था, वो शाम को भूख की तड़प में मैंने वही खाया। और बहुत सारे बच्चे हैं जो रोड पे रहते हैं, आप देखेंगे वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं। मैं फंस गया था एक मध्यम वर्गीय परिवार और एक बिल्कुल गरीब बच्चे के बीच में जी, क्योंकि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से था। मेरे पिताजी ने मेरे को अच्छी एजुकेशन दी, सेवा के भाव भी मेरे अंदर पिताजी से आया। या तो मैं गरीब होता, कहीं भीख मांग के खा लेता जी। अब मेरे बीच में डिफरेंस था, एक मध्यम वर्गीय परिवार और एक गरीब के। तो मैं भीख भी नहीं मांग सकता हूँ और मैं काम भी नहीं कर सकता हूँ। फिर संस्कार भी मिले हुए हैं। तो कई बार ऐसा भी आया कि मैंने रोते हुए दीवार पे लिखा कि मेरा याद है कि मेरा 19 मार्च मेरा जन्मदिन था, तो मैंने दीवार पे लिखा कि मेरे से मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो बेकार होगा। और इवन मैंने कई बार ये भी सोचा कि यार जीवन को समाप्त कर लीजिए। ये भी कई बार ऐसा ख्याल आया कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। लेकिन परमात्मा ने मेरे को साथ दिया और मैं वहां से धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा। मैंने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। मैं यहाँ पर जो मेरे काफ़ी दिन व्यतीत हुए हैं वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर हुए हैं जी। मैं यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में कढ़ा हूँ। डीपी गेस्ट हाउस होता था और मेरे दोस्त लोग यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे। सभी लोग तो डीपी गेस्ट हाउस होता था, तो एक कमरा जो कि छात्र राजनीति थी जी। और उसमें कुछ अपना भी हाथ था। तो हमको एक कमरा मिला हुआ था डीपी गेस्ट हाउस में, बड़ा अच्छा कमरा था, तो उसके अंदर मैं रहता था। तो वहां से दुनिया देखी, दुनिया सीखी क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि छात्र राजनीति आपको सब कुछ सिखा देती है। बिल्कुल। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर मैंने धीरे धीरे, जहाँ पे उस छात्र राजनीति में लोग बाग रोज लाखों के ठेके के बारे में बात करते थे,
कि आज रेलवे का टेंडर है, आज यहाँ चलना है, आज वो एडमिशन है, आज ये कराना है। वहाँ मैं लोगों से बात करता था, उन दोस्तों से, कि यार आज के 200 रुपए की व्यवस्था बताओ कहाँ से होगी। और मेरे दोस्त कहीं डल झील में ठेका लेने की बात कर रहा है, कहीं कुछ बात कर रहा है, और मैं कहता था यार 200 बताओ। तो मेरी वो स्ट्रेटजी कि आज के 200 कहाँ से मिलेंगे, हर एक दिन को आपने जिया है। तो वहां से मैंने धीरे धीरे छोटा सा काम शुरू करा। मैंने साइकिल स्टैंड पे टोकन भी लगाया हजरतगंज में। मेरे को वो भी दिन याद है, पैसे नहीं थे तो वो भी काम किया गया। मैंने चाय का ठेला भी लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मोदी जी आज की डेट में है ना, मिसाल है सबके लिए। तो वहां से जिंदगी शुरू हुई, और रोज कैसे लड़ा जाता है अपने आप से, परिस्थितियों से। मैं बार बार बात कर रहा हूं दोस्तों, एक बिजनेसमैन जो वर्ड आया, बिजनेसमैन बनने का जो सफर आया, वो कितना टफ था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आपके इरादे बुलंद होते हैं तो प्रकृति भी आपका साथ देती है, और यही मेरे साथ हुआ। तो वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। जो मेरे पास लोग आते थे परेशान, उनको मैं फ्री में, चूंकि अपना ही रूप मैं उनके अंदर देखता था, तो उनको मैं खाना खिला देता था, किसी को चाय खिला दे दी, किसी को कुछ दे दिया। और यहाँ से धीरे धीरे मैंने सफर शुरू किया छोटे छोटे मकान बनाने का। अच्छा। वो छोटे मकान जिनमें शायद एक कमरा होता है, और चूंकि पैसे नहीं थे इतने, तो मैंने उनको बनाना शुरू किया। वहां भी दोस्तों ने मेरा मजाक बनाया कि यार तुमसे कह रहे हैं कुछ बड़ा करो। तो और मेरे मित्रों का वो मजाक बनाना, वो मेरे लिए चैलेंज बनता गया। मैंने कहा यार ये हंस रहा है, अब तो और कुछ करके दिखाना, प्रूव करना है, और वो सही पूछे तो वो मेरे लिए प्रेरणा बने, उनकी हंसी, उनकी बातों को गलत साबित करना है। तो धीरे धीरे मैंने एक मकान बनाया, 2 मकान बनाया। फिर मैंने एक धीरे से अपने एक मित्र के साथ एक छोटी सी इलेक्ट्रोड अर्थिंग, जिसमें घरों में अर्थिंग होती है, उसकी फैक्ट्री लगाई। वो काम हमारा बहुत ज़्यादा चला। और धीरे धीरे छोटे मकान से बड़े मकान, बड़े मकान से मल्टी स्टोरी, कहाँ सफ़र पहुँच गया। फिर कई ग्रुपों से जुड़ा इंडिया भर के, पूरी पूरी FSI होती है, पूरे पूरे टावर होते हैं, ये करना शुरू किया, अंडर राइटिंग करना शुरू किया। तो ये धीरे धीरे सफ़र, ये कब एक छोटे ठेले पे चाय बेचने वाले से एक बिजनेसमैन के रूप में पहुंच गया, ये पता ही नहीं लगा। बहुत तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं बार बार कि घबराना नहीं है, नेक इरादे होंगे आपके, और तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। और वही हुआ। फिर हम लोगों ने 2009 में पिताजी के नाम से विजय श्री फाउंडेशन बनाई। तो विजय श्री फाउंडेशन की स्थापना आपने की, और उसके थ्रू आप सामाजिक कार्य करना चाहते थे और करना शुरू किया। वो जो सफर शुरू हुआ, वो अब फूड मैन बन गया है। फ्रॉम रिमूविंग हंगर, आपने वो भी एक संकल्प लिया कि पूरे देश से आपको हंगर ड्राइव चलानी है और हटानी है। कोई भी इंसान भूखा नहीं सोए, हर इंसान को एटलीस्ट एक वक्त की रोटी तो नसीब हो ही हो। वो जर्नी कैसे शुरू हुई, और वो खिताब कैसे मिला फूड मैन ऑफ इंडिया का? देखिए, जब मैं थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो रहा था, तब 2009 में हमने विजय श्री फाउंडेशन, पिताजी के नाम से, मेरे पिताजी का नाम विजय बहादुर सिंह था, तो विजय श्री फाउंडेशन का निर्माण किया, और विजय विक्ट्री का भी साइन है। तो विजय श्री फाउंडेशन का निर्माण किया, और हम लोगों ने धीरे धीरे अस्पतालों में जाकर बाहर भोजन कराना शुरू किया। अस्पतालों को ही क्यों चुना भोजन के लिए? क्योंकि मेरा जो लक्ष्य था, जहां पर मैंने इस पीड़ा को सहा अस्पतालों में, मैंने लोगों को रोज भूख से तड़पते देखा। आपने खुद अपने इसमें एहसास किया। और मेरा ये मानना था कि इन अस्पतालों में दूर दूर से लोग आते हैं, ये भिखारी नहीं है, इनको जरूरत है जी आपके सहयोग। एंड आई थिंक वो परेशान होते हैं, क्योंकि वो कभी दवा के लिए दौड़ रहे हैं, कभी डॉक्टर के पीछे दौड़ रहे हैं, तो वो भूल जाते हैं कि उनको खुद भी खाना है। उसको इग्नोर करते रहते कि अच्छा खा लेंगे, अभी इलाज जरूरी है। उस समस्याओं को मैंने देखा, रोड पे अस्पतालों में रोड किनारे सोते हुए लोगों को देखा, तो मेरा फोकस था शुरू से ही कि मुझे अस्पतालों पे काम करना है। तो वहां से हम लोगों ने अस्पतालों के बाहर खाना देना शुरू किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, समाज की विडंबना बड़ी ऐसी है कि मुझे अपने आप को जस्टिफाई करने में लगभग 6 साल लग गए, क्योंकि मैं अस्पतालों से जगह मांग रहा था कि मुझे जगह दे दीजिए। तो बात को अच्छे प्रोजेक्ट को भी आया सुना कर दिया जाता है। फिर मुझे याद है श्री S.C. तिवारी जी थे, और वाइस चांसलर थे, जो इस टाइम देहरादून में एम्स में है। तो उन्होंने हमारी बात को समझा, और उन्होंने हमें बुलाकर 2004-05 में हमें मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी विभाग के सामने एक स्थायी जगह दी, लखनऊ में।
तो वो जो अस्पतालों के बाहर खिलाने का प्रोजेक्ट था वो धीरे धीरे एक प्रोजेक्ट के रूप में मेडिकल कॉलेज के अंदर आ गया। इसमें मेरा साथ कई लोगों ने दिया, बड़े भाई राजीव चौहान जी हैं उन्होंने दिया, अंकुर सक्सेना और बहुत सारे मित्र जो आज संगठन से जुड़े हैं, मनोज शर्मा जी हैं, उन्होंने मतलब काफी लोग हैं जिन्होंने साथ दिया और ये धीरे धीरे वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में एक स्थायी रूप से फिर वहाँ से। तो आप वहाँ पे किचन चलाते थे या कैसे खाना प्रोवाइड करते थे? वहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, उसको हमने पूरा सजाया सवारा, वहाँ पर खाना बनता है प्रसाद, इसका नाम हमने रखा प्रसादम। प्रसादम विजय श्री फाउंडेशन की एक विंग हो गई प्रसादम सेवा। अच्छा, तो विजय श्री फाउंडेशन प्रसादम सेवा वहां पे शुरू हुई। ये मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी विभाग के सामने एक हॉल है और वहां पे खाना बनता है, भोजन प्रसाद बनता है। और प्रणाली ये है कि हमको पता था कि अगर हम ऐसे खाना देना शुरू करेंगे, भोजन प्रसाद देना शुरू करेंगे तो भीड़ लग जाएगी और हम संभाल नहीं पाएंगे जी। तो हम लोगों ने एक प्रयोग किया टोकन प्रणाली, और टोकन प्रणाली हम वॉल टू वॉल जाके जो पुअरेस्ट पुअर होते थे उनको चिन्हित कर वो हम दे देते थे, जो आपको लगता था कि एक मील नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो लोग हमारे पास आते हैं, वहां पर आकर बैठते हैं और बैठने के बाद वहां पर भजन कीर्तन चलते रहते हैं और भजन के साथ भोजन का जो आनंद है वो वहां पे आपको देखते हैं। एक मंदिर का माहौल बिल्कुल। और वहां पे पंगत में लोग बैठते हैं, पुरानी जैसी हमारी पद्धति थी, चौकी लगती है, सबको पालथी मार के खाना खाते बैठते हैं, प्रणाम किया जाता है, हम प्रभु मानते हुए उनको। अन्नदाता, अन्न को हम तो अन्नपूर्णा वैसे जो हमारे पास आए हैं और हम उनको सेवा करते हुए कि वो परमात्मा हमारे अतिथि की तरह से उसको तो उनकी सेवा करते हैं। और जो हमारी डाइट होती है, एक मैंने संकल्प ले लिया था कि जब तक मैं कर पाऊंगा इस लक्ष्य से कि एक बेटी की शादी रोज कर रहा हूँ, मतलब होता ही है कि आदमी कुछ भी खिला दे, मतलब किसी तैयारी खिला दो चलो हो जाए। तो उस टाइम मेरे मन में था कि नहीं, जब तक मैं कब तक करूंगा जब तक ये बेटी। तो रोज डाइट में दाल चावल रोटी सब्जी पापड़ चटनी सलाद अचार मिठाई, एक पूरी थाली होती है और अनलिमिटेड कितना भी भोजन प्रसाद पाए। तो ये सिलसिला चलता रहा, काफी अच्छा था, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत फाइनेंस भी हो चुका था, अच्छा खासा चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं वही आपको बताऊंगा 2005 में थोड़ा सा मैं सही पूछिए भटक गया या सही रास्ते पे आया। तो मैंने अपने बिजनेस से पूर्णतः संन्यास ले लिया था 2015 में। तो आपने उसको स्टैब्लिश करके मेरा 2015 ऑटोमोड पे छोड़ दिया कि चलो अभी चलता रहेगा। 2015 में हमारी फैक्ट्री भी ठीक ठाक अर्थिंग वाली चल रही थी, कुछ रेंटल प्रॉपर्टी बन गई थी और मेरी उतनी बड़ी चॉइस नहीं थी कि मुझे मर्सिडीज में चलना है, BMW में चलना है। वो मेरा जो एक आम आदमी के पास होता है उससे एक नॉर्मल घर, एक गाड़ी। और मेरी वाइफ भी चूंकि सरकारी एम्प्लॉई है जी, तो मुझे कोई ऐसा बर्डन नहीं था कि बहुत ज्यादा बर्डन, रोटी दाल कमाने की टेंशन नहीं थी आपको? टेंशन नहीं थी, एस्टेब्लिश मेरा बिजनेस हो गया था, तो मुझे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो धीरे धीरे 2015 में वही बहुत से लोग कहते हैं कि मैं पागल हो गया था और मैं कहता हूँ कि मुझे सद्बुद्धि आ गई थी, क्योंकि आपने जो एक लक्ष्य पाया है, कुछ तो लक्ष्य सेट करना पड़ेगा वरना आप जीवन भर परेशान रहेंगे। हाँ, आपको अपने आप से वो सवाल करते हैं कि हम अपने जाने के बाद क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, वो क्या, कैसे लोग मुझे जाने। जो मेरा टारगेट था फंड्स का और चीजों का, मेरे को लगता है कि शायद मैंने उससे ज्यादा अचीव कर लिया जी। और ज्यादा की सीमा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर आप सोचिए तो कुछ नहीं है और सोचिए तो बहुत कुछ है। तो जो मेरे दोस्त लोग मुझे कहते हैं कि मैं पागल हो गया था, और वाकई मेरे को डिप्रेशन की दवाई भी खानी पड़ी और कई बार उसका भी हम कभी जिक्र करेंगे। तो इस माहौल तक मिल गया कि लोगों की क्रिटिसिज्म से मैं डिप्रेशन का शिकार। आई थिंक एक तो 2015 सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा शुरू हो गया था, जिसको जो मर्जी आती है कहीं पे भी कुछ भी कोई लिख सकता है। आपका एक काम एक को अच्छा लगेगा, एक को बुरा लगेगा, और प्लेटफॉर्म मिल गया है तो चलो लिख दो लाइन। और आज की डेट में आदमी ये समझता नहीं है कि इसके पीछे क्या है, और खासतौर पर एक युवा सेवा की तरफ आगे आ गया, तो किसी को हजम होने वाली बात नहीं हुई। तो लोगों ने उसमें दुनिया भर का कहानी बनाना कि जो भी कुछ है फला 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 जो भी कुछ है उन्होंने अपना कहना था, जबकि वो मेरा पीछे का बैकग्राउंड अभी तक अधिकतम लोग जानते नहीं, मैं कहाँ से और किस लेवल पे पहुंच गया। हम लोग अपनी एक एक दिन की इनकम भी मतलब किसी को बता नहीं सकते हैं कि उस लेवल की एक अच्छी खासी इनकम, मैं इनकम टैक्स पे ही रहा हूँ बहुत अच्छा। तो सबसे अच्छी बात है कि नेक नियति थी, परमात्मा साथ देते चलेगा, और मैं उस लेवल पे पहुंच गया। 2015 में पूरे प्रसादम सेवा में आ गए और ये सेवा चलती रही धीरे 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 धीरे, और लोगों ने इसे बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन इस बीच में आपको बताऊं कि जब जो मैं सोच रहा था कि मेरे पास फंड बहुत हो गया,
वो मुझे अब लगता है कि वो कुछ था ही नहीं। आपके पास आई थिंक जो आता गया आपको करते गए, जैसे मैंने देखा आपने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भाई बर्थडे के दिन आप करिए, एनिवर्सरी के दिन कीजिए, पुण्यतिथि अगर है तो उस दिन आप सेवा करिए, प्रसाद की तरह इसको बांटिए। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब थोड़ा सा मेरे प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो गई कि भाई फाइनेंस कितना, रोज का 10 से 11 हजार रुपये लग रहा है आपका एक टाइम का खाना, और ये इसकी कोई वही नहीं है। मन था कि पूरे लखनऊ नहीं पूरे हिंदुस्तान भर में खोलूंगा, तो वहाँ गोल मेरा मिसमैच हो रहा था। और लोगों का ये कहना था कि आपने काम क्यों छोड़ा, तो मेरा ये मानना था कि डबल नाव की सवारी कभी की नहीं जा सकती। और फिर मैंने सोचा कि मेरा लक्ष्य पूरा हो गया तो करते हैं, बाकी परमात्मा के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि ये भी जो प्रयोजन हुआ है ये परमात्मा की इच्छा से हुआ है, मां अन्नपूर्णा की इच्छा से हुआ है। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो हमें चुनता है एक माध्यम के तौर पे, और हम उसको एग्जीक्यूट करते जाते हैं। तो परमात्मा के माध्यम से चीज हुई है, तो ये सिलसिला शुरू होता रह गया। फिर वहां से हम लोगों ने लोगों से निवेदन किया कि अपना बर्थडे बनाए, मेरी एनिवर्सरी बताए। हम किसी तरह का नगद के रूप में चंदा नहीं लेते थे लोगों से, तो लोगों को ये बात एक और अच्छी लगी। तो लोगों ने आके राशन दिया, अपने हाथों से प्रसाद देना शुरू किया, भाव बने, और सबको अच्छा लगा कि कहीं ऐसी जगह देने से तो अच्छा है कि यहाँ इनकी सेवा की जाए। बिल्कुल। तो लोगों का साथ आया, बहुत सारे लोग, कहीं से कुर्सी आई, कहीं से चद्दर आई, कहीं से कोई चीज आई, तो ऐसे करते करते एक क्रिएशन होता चला गया। फिर हम लोग बलरामपुर अस्पताल में हमने इसकी शुरुआत की, वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव लोचन जी ने बड़ा हमें सपोर्ट किया। फिर उसके बाद नेगी जी राम मनोहर लोहिया संस्थान, हम वहां पर गए। बहुत सारे बड़े अच्छे अच्छे अधिकारी भी हमें इस सफर में मिलते गए। तो जैसा कि आपने बताया कि लोग आपसे जुड़ते गए, आपने एक कोशिश शुरू की और लोग आते गए, तो ये कैसे होता गया, कैसे लोग आपसे जुड़ते गए, कैसे आपने उनको बुलाया, या कैसे इस मुहिम का सब हिस्सा बने, उसके बारे में कुछ जानकारी दे, ताकि अभी भी जो लोग, ये सेवा तो आपकी चलती रह रही है, और एंड आई थिंक जब तक आप हैं तब तक ये सेवा चलेगी, तो और लोग अगर जुड़ना चाहते हैं इस चीज से तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए बहुत सारे अधिकारी हैं, मैं जिनका नाम भी लेना चाहूंगा, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, क्योंकि बगैर सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। एक टीम वर्क है, एक टीम स्पिरिट है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगा बड़े भाई राजीव सिंह चौहान जी, इस टाइम हाई कोर्ट जस्टिस हैं राजीव सिंह चौहान जी, उनके पिताजी का पूरा परिवार मेरे साथ आया। फिर हमारी मदद की उस टाइम वर्तमान में डीएम थे राजशेखर साहब, और राजशेखर साहब का और एक अपने आप में अभी कानपुर में है, कानपुर में उनका एक अपने आप में और है, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। फिर उसके बाद आए कौशल राज शर्मा जी, उन्होंने और ज्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने विजन को समझा, उन्होंने मेरे से पूछा विशाल करना क्या चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो, या कितने लोगों को कैसे करोगे, क्या करोगे। कई बार जब मैं कुछ गलत बात मतलब ऐसा कुछ बड़ी बात रखता तो सर कहते थे बेटा अभी यहीं पे रुको, क्योंकि मेरे और बहुत सारे वेंचर्स करने का मन था, बेटा अभी पहले इसको करो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहते हो, मैंने कहा सर मैं एक बड़ा अक्षय पात्र टाइप में कुछ इस तरह का कुछ विजन रखता हूँ कि लखनऊ के सभी अस्पताल नहीं, हिंदुस्तान के अस्पतालों में। तो उन्होंने अक्षय पात्र जैसे स्कूल्स के सारे, तो उन्होंने लोहिया संस्थान में एक हमें जगह दिलवाने के बाद उसके निर्माण में भी हमारी मदद की। राजशेखर साहब ने हमारी मदद की आगे आकर, आलोक रंजन साहब ने हमारी मदद की, जिनको मैं मां अन्नपूर्णा कहता हूँ, सुरभि रंजन जी, उन्होंने मदद की। प्रवीर कुमार साहब हैं, उन्होंने मदद की। ऐसे बहुत तमाम लोग, एक छोटे छोटे आदमी घरों से लोग निकले, मेरे दोस्त लोग हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, व्यापारीगण हैं। अगर मैं नाम लेता चला जाऊंगा तो आज लिस्ट एंडलेस है आपकी, एंडलेस है ना, क्योंकि एक एक आदमी, मैं नाम जितने भी गिनता जा रहा हूँ वो बहुत नाम ही नाम है मेरे पास। तो और किसी भी कार्य को मुझे लगता है लोग ही बड़ा बनाते हैं, और अगर देखिए ये है एक माउथ पब्लिसिटी, अगर आप गलत है तो क्योंकि अधिकारी गण आपको एक झटके में पहचान लेते हैं, तो चूंकि उनको मेरी भावनाएं, मेरा ये सेवा का सफर अच्छा लगा, तो वो सब मेरे सपोर्ट करते चले गए। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रसादम बना, प्रसादम से फूडमैन मीडिया ने नाम देना शुरू किया, कौशल शर्मा जी ने नाम दिया, तो वहां से एक टाइटल फूडमैन बना। फिर वहां से धीरे धीरे अवार्डों का सिलसिला शुरू हुआ, चीजें हुई, क्योंकि एक माहौल भी है, तो वहां से ये फूडमैन बनने का सफर यहाँ तक आया।
तो फूड मैन का जो सफ़र था वो अब चलता रहेगा, आपने उसको भी इस्टेब्लिश कर दिया है और वो ऑटो मोड पे है। उसके साथ ही साथ आपने और भी बहुत कार्य किए हैं समाज में, लोगों के लिए, बेरोज़गारी हटाने के लिए। आपको रेस्क्यू मैन का भी खिताब दिया गया है, तो उसके बारे में हमें बताइए। और युवाओं को क्या करना चाहिए? जैसे जैसे आपने बताया कि आप डिप्रेशन से भी गुजरे, आपने एक वक्त भी सिर्फ खाना खाया, उस दौर को भी देखा, अपने आप को स्टैब्लिश किया, और जब आपने लाइफ स्टैब्लिश कर ली और आप अच्छे से लाइफ एंजॉय कर सकते थे, तब आपने सोचा कि नहीं, ये वक्त एंजॉय करने का नहीं है, ये वक्त अब समाज के लिए कुछ करने का है, उनको कुछ देने का है। तो वो उस सफ़र के बारे में बताइए, रेस्क्यू मैन वाला जो सफ़र है वो हमें बताइए। देखिए राजेश स्मृति जी, जो ये सफ़र है, जब आप समाज में रहते हो, सामाजिक कार्य करते हो, तो और बहुत सारे भी टास्क आपके पास आने लगते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि ये सफ़र शुरू हुआ रेस्क्यू मैन का, एक बार बस का एक्सीडेंट हुआ हाईवे पर, और उस बस में करीबन 60-70 लोग घायल हो गए और वो मेडिकल कॉलेज में आए। कहाँ पे ये हुआ था एक्सीडेंट? सीतापुर रोड। अच्छा। तो वहाँ से सारे मेडिकल कॉलेज के अंदर लाए गए। तो हमारे पास एकदम फ़ोन आता है, विशाल जी क्या इनकी हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं भोजन से और चीज़ों से? तो मेरे पास चूँकि संसाधन थे, तो वहाँ से हमने वो एकदम तुरंत खाना बना के, पानी ला के, उनको चाय पिलाकर ये सेवा करनी शुरू की। तो यहीं से एक रेस्क्यू मैन बनने की शुरुआत हो गई। तो फिर कहीं पे बाढ़ आती है, और लखनऊ में बाढ़ आई, तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बुलाया गया कि आप कुछ करिए आकर। तो वहाँ पर हम लोगों ने खाने के कैंप लगाए। उसके अलावा कई बार झुग्गियों में आग लग गई, तो वहाँ पे हमको बुलाया गया। वहाँ पे हम लोगों ने कई दिन तक कैंप लगाए। तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन हम अपने आप को स्पेसिफाई करना चाहते थे कि हम बहुत फील्ड में नहीं जाना चाहते थे जी, क्योंकि आप अगर 10 जगह 10 नाव की सवारी करोगे, फंड्स भी नहीं है हमारे पास, और हर चीज आप कर भी नहीं सकते हैं। तो हमने बस इतना रखा कि अगर कहीं पे कोई इस तरह की फूड से रिलेटेड समस्या है ना, जैसे कोविड लॉकडाउन में हम लोगों ने करीबन 7.5 लाख लोगों की भोजन सेवा की। ये एक बड़ा लक्ष्य था। जो आपने कहा कि हमने काम रोका, अपना बिजनेस रोका, तो मेरा ये मानना है, मैं चूंकि ज्योतिष को काफी फॉलो करता हूँ, हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा मानता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि 84 लाख योनियों बाद आपको मानव योनि का जन्म मिला है जी। और इसी में आपको सद्बुद्धि, ज्ञान, विवेक, दान, करुणा देने की भावना आपके मन में है। तो क्या इस 84 लाख योनि को हम सार्थक करते हुए, इस मानव योनि को सार्थक करते हुए किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकते? बिल्कुल। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप इंसान नहीं हैं। बिल्कुल। मैं कहता हूं बहुत बड़ा नहीं, लिटिल पीनट से शुरुआत करिए, एक मुट्ठी राशन से शुरुआत करिए, एक इंसान को खाना खिला के शुरू कीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं। परमात्मा का नाम लेकर 2 रोटी तो आप निकाल सकते हैं जी। मुझे केवल उन लोगों की तलाश है जो परमात्मा को मानते हैं, जो ईश्वर को इस बात पे धन्यवाद देना चाहता है कि हमें आपने मानव रूपी जीवन में जन्म दिया और हमें इस लायक बनाया कि हम दूसरे आदमी को 2 रोटी दे सकते हैं। बिल्कुल। आज हिंदुस्तान की लगभग, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तानी वर्ल्ड में भुखमरी में भारत का नंबर आता है 100 कुछ स्थान पे। ठीक, तो कितने लोग रोज हैं जो भूखे रह रहे हैं, उनको यदि हम देखें तो ऐसे भी करोड़ों लोग हैं जो 2 रोटी निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आगे बढ़कर आए। विश्व में भी जो हमारे दोस्त लोग NRI है, वो काफी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आके कुछ लिटिल पीनट्स कर सकें। और इसी में हम लोगों ने एक आगे कड़ी में जो मैं बताना चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने 400 लोगों के लिए स्थायी रैन बसेरे बनाए। अच्छा, जो लोग वहां रह सकते हैं बड़े आराम से। अगर आप उनको देखेंगी तो बहुत अच्छे बंक बेड लगे हुए हैं, बहुत अच्छे 5 जगह हम लोगों ने यार्ड बनाए हैं। वहां पे गद्दे, पलंग, रजाई, गर्म पानी, ठंडा पानी, भोजन की भी व्यवस्था, चाय की व्यवस्था। धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हुआ और आप यकीन मानिए कि कहां से वो टीन आई, कहां से वो चद्दर आई, कहां से वो पलंग आया, मुझे नहीं पता। मैं लोगों से सिर्फ निवेदन करता गया और अपने आप ही मां अन्नपूर्णा व्यवस्था करती चली गई। मैंने कहा कि अपने क्या परिवार के नाम से, किसी के नाम से मुझे पलंग दे सकते हो? तो इतने साल की क्रेडिबिलिटी यहाँ पर काम आई और लोगों ने धीरे धीरे करते, आज 400 लोग जो अस्पताल में रोड किनारे सोते थे, आज भोजन प्रसाद के साथ साथ अच्छे से रह के अपने परिजनों का। जब आप अच्छा काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ईश्वर भी साथ देता है, लोग भी साथ देते हैं। कोविड-19 की जहाँ तक हम बात करते हैं, सभी परेशान थे और एक डर था, खुद की जान का डर था, अपनों की जान का डर था। बहुत लोग सेवा करना भी चाहते थे, फिर भी खुल के सामने नहीं आ पा रहे थे। बट इस दौरान आपने रात भर काम किया, चाहे वो राशन पहुंचाना हो, चाहे वो हॉस्पिटल में बेड का अरेंजमेंट हो, चाहे वो
ऑक्सीजन की प्रोवाइड करना हो, मेडिसिन की हो, तो आपने लगातार निरंतर आई थिंक पिछले 1.5-2 साल से इसमें बहुत ज़्यादा काम किया। पर्सनल लॉसेस भी आपको हुए, उसके बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आप चलते गए। वो सफ़र जो है वो हमें बताइए। देखिए, ये समय बहुत ही भयानक समय था और दर्द भरा समय था जी। जो कोविड लॉकडाउन की पहली जो लहर आई थी, आप ये समझिए एकदम से सब बंद हो गया है। हर लहर की अपनी एक चैलेंज थी। तो फर्स्ट लहर में प्रवासी मजदूर आ रहे थे, हजारों की संख्या में थे। उनका खाना पानी, झुग्गियों में जो दिहाड़ी मजदूर है, काम नहीं तो भूखे प्यासे हैं। बिल्कुल। तो ये लोग परेशानी, और हर जगह जिधर भी देख रहे थे वहां पे परेशानी जी। लेकिन उस वक्त पहली लहर में परेशानी केवल भूख की थी। बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन हम लोग, चूंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सभी लोगों की मदद से तैयार हो गया था। हमारे पास किचन थी जो रनिंग थी। अनुपम अग्रवाल जी है, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा, अंकुर अग्रवाल जी, उन्होंने हमारी काफी मदद की। उन्होंने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर किचन का प्रोवाइड कराया। तो उन्होंने हमें ऑटोमेटिक मशीनें दी हमारे भाव को देखते हुए। गोयल इंडस्ट्रीज आपकी कंपनी है, ऐसे अच्छे लोगों का नाम लेना जरूरी है। तो मैं उनको भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। और वहां पे हम बहुत जल्दी उन मशीनों के द्वारा हम खाना बना रहे थे, लाखों लोग। तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि सब लोग जानते थे, तो हम लोगों को कई डिपार्टमेंट से फोन आए, और जैसे हमने यूपी रोडवेज के साथ का काम किया हमने। तो आप ये खाना कैसे पहुंचाते थे लोगों को? देखिए, पहले तो क्या हुआ, जैसे यूपी रोडवेज ने हमारी काफी मदद भी की। जो राजशेखर साहब यहाँ पे थे, तो उन्होंने हमें काफी ज्यादा राशन भी उपलब्ध कराया, चीजें भी, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया। और यूपी रोडवेज की बसेस हमारे पास आ गई थी, तो उन बसों के थ्रू हम खाना दे रहे थे। हमें लखनऊ कमिश्नर जो थे, पुलिस कमिश्नर साहब सुजीत कुमार पांडे साहब, उनकी तरफ से भी एक वो आया और उन्होंने मदद भी की हमारी। तो लखनऊ के सभी थानों में खाना भिजवाना शुरू किया। तो पुलिस की गाड़ी रोज हमारे पास, उन्हीं की गाड़ी घूम भी सकती थी, और सब गाड़ी बैंड थी। और कुछ 5-6 गाड़ी हम लोगों ने अरेंज की थी, जिन पे खाना लग के हमारे पास एक तरह से कॉल सेंटर हमने बना लिया था जी। कहीं से भी अगर हमारे पास कॉल आ रहा था, रात के 2-2 बजे भी, तो हम खाना पहुंचा रहे थे जी। कुछ अच्छे लोग हमारे साथ आ गए, कुछ दूध की कंपनी हमारे साथ आ गई, कुछ और कंपनियां साथ आ गई, फूड प्रोडक्ट्स की। तो वो हम रात के 2-2 बजे तक, क्योंकि हम केवल भोजन नहीं बांट रहे थे, लेकिन प्रेरणा जो हमारे अंदर आ रही थी, जज्बा जो आ रहा था, जब भूखे बच्चे थे, रोते बिलखते थे, और उनको हम दूध देते थे, तो जब उनके चेहरे पे जो मुस्कान होती थी, उससे हमारे अंदर मनोबल आ रहा था। स्मृति जी, मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा भी समय आया कि हमारे जो स्टाफ है, वो थकान के कारण कोई बोरे पे सो गया, मैं खुद स्ट्रेचर पे सो गया थक के। वो होश नहीं था, जो मिल गया वहां पे, थक के चूर हो गए, हमें पता ही नहीं क्या चीज हमारे बगल में, हम बैठे सो गए। और जब आंख खुली तो देखा वो स्ट्रेचर था। या हम लोग हंसी मजाक भी करते थे, क्योंकि प्रेशर ना आए। तो कई बार ऐसा भी होता था कि हमारा स्टाफ इतना थक के सो गया वो चावल के बोरे के ऊपर, और उसे हम उठा के दूसरी जगह मस्ती में फेंक रहे हैं, तो उसको होश ही नहीं है। तो इस तरह से स्ट्रेस को भी हम लोग दूर करते थे। लेकिन बहुत टफ था। आप 24 घंटे काम कर रहे हैं जी। सिर्फ कॉल आ रही है, और सिर्फ भूख की कॉल आ रही है, सिर्फ भूख की। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज ये भी देखी, बहुत से लोग आगे भी आए जिन्होंने मदद की, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो खुद अपनी सोसाइटी में लोगों को खाना दे सकते थे, और वो कॉल हमारे पास कर रहे थे। तो यहाँ गुस्सा भी थोड़ी बहुत आती है कि यार, आपकी 200 लोगों की सोसाइटी है, अगर 2-2 रोटी बनाओगे तो कितनी सारी हो जाएगी। लेकिन आदमी को सिर्फ क्या करना है कि सिर्फ एक कॉल करनी है, और अपनी दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देनी कि भाई हमारी फला सोसाइटी है, लोग भूखे हैं, और काम करने वाले भूखे हैं, इनको खाना पहुंचा दो। तो ये थोड़ी सी विडम्बना भी है, लेकिन बहुत सारे समाज में अच्छे लोग भी हैं, बहुत से लोगों ने हमें राशन पहुंचाया। आज हमारे पास संगठन के ऊपर काफी बड़ा कर्ज भी है, लेकिन कोई नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा। जो चैलेंज हमको आए सबसे ज्यादा, वो था तीसरी लहर में, जिसमें बहुत सारी मृत्यु हुई लोगों। तीसरी लहर बहुत ही खतरनाक थी, और बहुत सारे लोगों को कोविड हो गया था, मुझे भी हो गया था, मेरे भाई को भी हो गया था। उसके लिए पूरा एक अलग ही एपिसोड बनाना पड़ेगा। वो क्या है, बहुत ही, क्योंकि बहुत लंबा है। राजशेखर साहब ना होते तो शायद आज मेरा भाई ना होता। ठीक है, आपको भी काफी मुश्किल हुई। मुझे भी कोविड हो गया था, मेरी माँ पिताजी को हो गया, मेरी वाइफ को, मेरे पूरे परिवार को। और समझिए पूरे परिवार में कोविड है, और हम अस्पताल में भर्ती हैं, और फोन आ रहे हैं कि आप मदद करिए। तो आप ये समझिए, उस दौरान एक ऐसा चैलेंज हो गया था। लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि मैं अगर लोगों की समस्याओं को निवारण करने में नहीं लगता, तो हो सकता है आज मैं ना बचा होता। सही बात।
लेकिन मैंने सिर्फ अपने मनोबल से, मैंने जब मुझे सांस लेने की प्रॉब्लम होती थी और डॉक्टर ऑक्सीजन लगा देते थे, मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगा। मैंने सिर्फ अपने आप से लड़ाई लड़ी और मैं ओम का ध्यान करता था और बहुत जोर जोर से ओम चिल्लाना शुरू कर देता था। थोड़ी देर बाद मेरे अंदर अपने आप चेतना आ जाती थी, एक एनर्जी आ जाती थी। तो आप ये समझिए कि आप तड़प रहे हो, लेकिन आपने एक चैलेंज कर लिया कि नहीं, मुझे ऑक्सीजन नहीं लेनी। वो उसको मैं अभी मैं सोचता हूँ तो जब थोड़ा होश आया कि मेरे को लगता है कि शायद वो गलत भी कर रहा था मैं, है ना, लेकिन पता नहीं एनर्जी परमात्मा अपने आप दे देते थे। और उस टाइम मैं फोन पे ही, हमने करीब 50 ऑक्सीजन सिलेंडर, 9 कंसंट्रेटर का इंतजाम किया। उस टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर लोग बाग 1-1, 1.5 लाख रुपए में ले रहे थे। फिर दूसरा चैलेंज था उन्हें भरवाने का। लोग बाग लंबी लंबी कतारें 2-2 दिन लग जा रहे थे और लोग, और अच्छे जिनके पास पैसे पड़े थे उनको नसीब नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर भी कई अधिकारियों ने हमारी मदद की और उनके रिसोर्सेज से, उनके आशीर्वाद से हमें ऑक्सीजन मिली और निःशुल्क हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे थे। और फिर एक दूसरा चैलेंज आया, वो भी मैं बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन रेगुलेटर गायब हो गए। बिल्कुल। जो ऑक्सीजन रेगुलेटर 1500 रुपए का आता था वो 18,000 रुपए में ब्लैक हो रहा था। तो बैठे बैठे ही एक इनोवेशन मैंने किया और नल की टोटी और ऑक्सीजन जो ये सीरिंज होती है उससे मैंने एक ऑक्सीजन रेगुलेटर बनाया। आप यकीन जानिए, लाखों लोग मेरे पास फोन थे। मैं मानता हूं कि वो प्रयोग थोड़ा सा अधूरा था, लेकिन एक आपको सिलेंडर है आपके पास और ऑक्सीजन चाहिए और आपके पास कोई चीज ही नहीं है, वो ऑक्सीजन आपके लिए बेकार है, सिलेंडर बेकार है। तो वो डिवाइस जो हमने तैयार की, उसमें मैंने बाद में उसको इनोवेशन करके और उसमें थोड़ा सा पानी का भी हमने फॉर्म को, ड्राई ऑक्सीजन नहीं दी जाती है, लेकिन अब एक आदमी मर रहा है, फिलहाल उसको हमें अब एटलीस्ट बचा तो सकते हैं। जो क्या करना है, बिल्कुल, या तो हम बहुत ज्यादा चीजों को मैनेज करते रहे कि इसका अप्रूवल चाहिए, इसका वो चाहिए, वो चाहिए, या लोगों। तो मैं आपको ऐसे सैकड़ों लोगों की लिस्ट दे सकता हूं जो आज सिर्फ उस 10 रुपए के प्रयोग से जान बचा लिए। बिल्कुल। और मेरे साथ जुड़े हुए पूरे हिंदुस्तान से फोन आ रहे थे। फिर मेरी एक दूसरी रिसर्च थी कि अस्पतालों में बहुत से लोगों को खाना नहीं मिल रहा और हैवी एंटीबायोटिक दी जा रही है, जिनको बाद में स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है और वो उनके बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन मैंने उसमें जब रिसर्च की तो मैंने देखा कि लोगों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। तो मेरे रात के 2-2 बजे के शेड्यूल है, सेशन मेरे चल रहे थे, घंटों घंटों में ऑनलाइन था और लोग मुझसे जुड़ रहे थे और मैं केवल फूड के ऊपर सेशन दे रहा था कि ये खाइए, आप अच्छा न्यूट्रिशन भोजन खाइए, आप क्या क्या चीज लीजिए जिससे कि आपके बॉडी के अंदर, क्योंकि जब आप इम्यूनिटी डेवलप हो तो उससे लोगों के अंदर, क्योंकि खाना ही नहीं मिल रहा था, स्वाद भी नहीं आ रहा था लोगों को, तो उसको कैसे स्वाद लाना है, कैसे क्या करना है, तो ये एक बड़ा चैलेंज था। तो इंडिया भर से लोग मुझसे जुड़े उस दौरान। आप मेरे YouTube पर भी जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप Facebook पर जा सकते हैं। मतलब रात के 2-2 बजे तक मैं सेशन दे रहा हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे खुद सांस नहीं आ रही। फिर जैसे ही थोड़ा एक जुनून था, बस मैं कह रहा हूँ मैं पागल हो गया था, मैं लिटरली कह सकता हूँ, या लोग मुझे देख के कह सकते हैं कि पागल हो गया। बहुत से लोगों ने कहा कि शायद ये अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, लेकिन यार मेरे को ये लगता है कि अपनी मौत को हाथ में लेकर कौन पब्लिसिटी करेगा, और करके भी आप क्या कर लेंगे, अगर जान ही नहीं रहेगी तो उस पब्लिसिटी का क्या काम। तो लोगों को कहना है और लोग हैं, लोग तो कहते रहेंगे। उसके बाद एक बड़ा चैलेंज जो हमारे साथ आया, मैं तो कहूँगा कि हमें सौभाग्य था कि हमें सरकार द्वारा DRDO कोविड सेंटर और हज हाउस कोविड सेंटर को में सेवा करने का मौका मिला। आप जानिए, जो एक कोविड की जो ड्रेस पहनता था, PPE किट पहनता था, वो बंदा 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे तक कुछ खा ही नहीं सकता ना, और वो किट अपने आप में आपका दम घुटता है। मैंने खुद वो किट पहनी है। इनफैक्ट मास्क पहन के भी आप कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो हमने DRDO में अपना एक सेंटर बनाया और सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें तीमारदार थे, जिसमें मेडिकल स्टाफ था, सफाई कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे, जो भी लोग सेवा कर रहा था, आप यकीन जानिए ऐसे थक के हमारे पास आते थे। और वो भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं, रात के 2-2 बजे तक हम सेवा कर रहे थे। भंडारा हमारा सुबह 4 बजे से शुरू होता था, रात के 2 बजे तक चलता था। सिर्फ 2 घंटे हमें सोने का मौका मिलता था जी। और वहां पे उन लोग की सेवा कर रहे थे। कई बार तो ऐसा मौका आया कि लोग इतने डरे हुए हैं वहां तक जाने के लिए, जहाँ पे जो लोग खत्म हो जाते थे उनको तो वहां तक भी जाते थे। और हमने वो भी देखा कि लोग नहीं लेना चाहते थे, अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे। बहुत सारे लोग कन्विंस किया लोगों को, किस तरह से लोग बाहर रोते थे कि भैया हमारे मरीज अंदर है, अंदर आप नहीं जा सकते थे। तो किस तरह से मदद करनी है उनकी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोली जा सकती जी। तो किस तरह लोगों की मनोबल बढ़ाना है, उनको किस तरह से सांत्वना देनी है, अपने बारे में बताना है कि देखो मैं भी लड़के आया हूँ कोविड से। तो धीरे धीरे लोगों का मनोवैज्ञानिक रूप से हम लोगों का मनोबल बढ़ा रहे थे। और उसका ये मैं कहूंगा कि सभी लोगों के आशीर्वाद मुझे मिला, क्योंकि बड़ा लक्ष्य था, रोज हजारों लोगों का खाना बनाना, लाखों लोगों का, तो लोगों ने मदद की।
और उसमें हम सैकड़ों लोगों की जान बचाने में सफल रहे। तो ये परमात्मा का आशीर्वाद ही है कि हम इस बड़े चैलेंज और हम बहुत अच्छे से इससे बाहर आ गए। मतलब ठीक है, डेथ्स हुई हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं, बट भारत को अगर हम कंपेयर करें बाकी देशों के मुकाबले तो हमने मोर और लेस सही से उससे निकल आए हैं अब लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए तो मैं सामाजिक लोगों का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मदद की, और ऐसे बहुत से सामाजिक संगठन हैं जिन्होंने लोगों की मदद की। बहुत सारे नाम है हमारे लखनऊ के अंदर, बहुत सी नाम लूंगा तो मैं किसी का नाम छूट पूरा शहर एकजुट हो गया था, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो या फेसबुक के थ्रू हो, और लोग एक दूसरे को नहीं भी जानते थे तो भी हर कोई तैयार था जिस भी तरह की मदद कर सकते हैं वो लोग कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे सामाजिक मित्र हैं जो अपने अपने स्तर से कर रहे थे, और उसका ये हुआ कि उस महामारी में हम लोग उससे लड़कर जीत कर आगे निकल पाए। प्रशासनिक तौर पर सभी लोगों ने अपने प्रयास किए और सामाजिक लोगों ने भी अपने प्रयास किए। तो बड़ा चैलेंज था, और यही बस एक कथा है फूडमैन और लाइफमैन की, और यही चैलेंज है। यही चैलेंज है, सही बात है। चलते चलते मैंने देखा है बहुत सारे युवा आपसे जुड़े हुए हैं, आपको एक तरह से प्रेरणा स्रोत मानते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं। और अगर आपकी लाइफ को देखा जाए तो आपने सब चीज़ देखा है। एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के बाद एक गरीबों वाली जिंदगी भी आपने व्यतीत की, फिर से अपने आप को खड़ा करके एक बिजनेस क्लास में गए, और अब एक सेवा भाव से आप लोगों की सहायता कर रहे हैं, समाज में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं? उनको क्या करना चाहिए? अगर वो डिप्रेशन में है तो कैसे उससे डील करें, अगर वो करियर क्राइसिस में है तो कैसे उससे डील करें, अगर रोजगार की समस्या है तो कैसे, क्योंकि आपकी लाइफ में आपने ये सब खुद एक्सपीरियंस किया है, तो आपसे बेहतर ये कोई नहीं बता सकता है कि क्या करना चाहिए। हाँ बिल्कुल स्मृति जी, आपने सही कहा कि आज की डेट में युवा थोड़ा सा भ्रमित है जी, और उसके पीछे मेन कारण है ये सोशल मीडिया और ये जो चैनल्स शुरू हो गए हैं। सबको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, और वो दूसरों को देख रहे हैं कि इन्होंने उसके पीछे का कहानी नहीं बताया, रियलिटी कोई नहीं जान रहा है। ट्रू ट्रू। ये कैसे पाना है, हाँ। लक्ष्य क्या है कि थोड़ा बहुत पैसा आ गया मैं दोबारा। हाँ, वो जैसे देख रहे विशाल सिंह फूडमैन है, अब फूडमैन बनना है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत है, जो परिश्रम है, जो सेवा भाव होनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। वो नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे फेसबुक, मेरे यूट्यूब चैनल आपके माध्यम से जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर आप सब लोगों को आप लोग लिंक में दे ही देंगे, तो वहां से जुड़ सकते हैं। और युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि भ्रमित मत होइए। पहले आप अपने छोटे छोटे गोल, बड़ा लक्ष्य सोचिए। मैंने भी बड़ा सोचा था, लेकिन मेरे लक्ष्य वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरे किए। पहले मैंने ये देखा कि आज के 200, उस टाइम 200 रुपए बहुत होते थे, सही बात है, आज का वो 500 रुपया है। हाँ, बट आज का भी एक गरीब इंसान के लिए 200 रुपया उसको 2 से 3 वक्त की रोटी दे देगा, अगर उसको खुद पे अगर खर्च करना। अगर यूथ है तो उसके थोड़े बहुत सपने भी है, घूमना भी है, तो उसको मैं 500 रुपए पे ब्रैकेट पे ले आया हूँ। तो पहले ये सोचना है कि हमको 500 की व्यवस्था कहाँ से हो। तो इस तरह का कोई रोजगार, कोई चीजें कोई शुरू करें। अभी हम लोग जैसा कि आपके साथ हमारा बात हो रहा था कि इनिशिएटिव ऐसा लेंगे आपके साथ और विजयश्री फाउंडेशन दोनों मिलके युवाओं को उसके लिए कभी फिर सेशन करेंगे कि रोजगार के प्लेटफॉर्म के लिए। तो मैं कहता हूँ कोई काम कोई छोटा नहीं होता। बिल्कुल। मैंने साइकिल स्टैंड के टोकन से सफर किया। अगर मैं देखता कि मैं किस परिवार से हूँ, मेरे वो लोग बात क्या कहेंगे, तो शायद मैं शर्म के मारे कुछ नहीं कर पाता, लेकिन मैंने नहीं। ये एक विडंबना है। जैसे बाहर की बात करें तो लोग मैकडॉनल्ड्स में भी काम करते हैं। अगर 2 घंटे उनको काम करना है, किसी भी फैमिली का हो, वो 2 घंटे मैकडॉनल्ड्स में काम कर लेगा, पिज्जा हट में काम कर लेगा, $20 $50 ले लिया और वो खुश है, ठीक है। लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ ये नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि मतलब, लेकिन मेरे को शर्म नहीं कहते हो। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म में अपनी बात बताता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे बात ना करेंगे, यार ये कहाँ से आया, क्या है। सही बात। क्योंकि आज की डेट में आदमी ऊपरी आवरण को देखता है, इसने क्या पहना है, कौन सी गाड़ी चल रहा है, तब आपके वो दोस्त घर कहाँ पर है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई वो नहीं देखता। तो मेरी सच्चाई बिल्कुल ऐसी है कि मैं, हाँ भाई, खुली किताब की तरह मैं बोलता हूँ। तो मैं युवाओं को कहना ये चाहता हूँ कि यार पहले ब्रैकेट सेट करिए और आप हमसे आके मिलिए। हम बताएंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए एक हम अपना अभी वेंचर भी शुरू करने जा रहे हैं रोजगार को लेकर। तो आप हमसे आके मिलिए, हम आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इस लाइफ में रोजगार भी क्या सक्सेस होगा, कैसे टीम होगी, और आप और हम सब लोग मिलकर एक इस तरह का एक युवाओं के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहे हैं, उसमें कितनी विभूतियां जो हैं
जी, है ना, वो जब आपको एक कंसर्न देंगी कि भाई इस काम में ये प्रॉफिट हो सकता है, ये प्रॉफिट लॉस हो सकता है। एक मेरे मित्र हैं मनोज शर्मा जी, बड़ी अच्छी मार्केटिंग करते हैं, मेरे को लगता है शायद इंडिया में उनसे अच्छी कोई मार्केटिंग ना करता, उनकी डिजाइनिंग सेंस, उनकी प्रेजेंटेशन सेंस बहुत अच्छी है, तो वो उसमें लीड करेंगे। आपकी तरफ से लिखना हो गया, मेरी तरफ से मार्केटिंग के अनुभव हो गए, तो एक ऐसी बहुत सारी टीम हम 5-7 लोग ही बना सकते हैं जो सरकार युवाओं को रोजगार देना चाह रही है लेकिन नहीं दे पा रही है। बिल्कुल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो सरकारी एम्प्लॉय मुझे लगता है कि शायद वो उस हद तक नहीं जा पा रहे क्योंकि उनमें सेवा भावना नहीं है। सरकार के बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं, चाहे हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, बच्चों को ट्रेनिंग देना, सॉफ्ट स्किल से लेके टेक्निकल स्किल सिखाना, तो सरकार चाह रही है कि करें, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, बट कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि युवा भ्रमित है, उसको समझ नहीं आ रहा है, या आई थिंक उसको ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है कि उसको करना क्या है लाइफ में। जैसे आपने रियलाइज किया कि आपको क्या करना है, आपको पहले 200 रुपए कमाने हैं, 200 के बाद 500, 500 के बाद 1000, जब आप करोड़ों में पहुंच गए तो अब हुआ कि अब मुझे वापस देना है। तो आपने खुद से ये सवाल किया, आज का युवा बनना चाहता है बट किसी को देख के बनना चाहता है, खुद क्या करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है। कह दीजिए कि आप ये काम कर लीजिए तो वो नहीं करेगा। आज आप मुझे कभी देखोगे तो मैं प्रसादम में हो सकता है बर्तन मांजते हुए आपको दिख जाऊं। बिल्कुल, और ऐसा कई बार हुआ। जब मेरा स्टाफ नहीं है तो मैं आज भी टिल आज भी मेरे को कहता है यार क्या है, खाली तो ही धोनी है, काम ही है ना, सही बात, तो इसमें क्या शर्माना है। लेकिन आज के युवा से आप किसी से कह दीजिए कि बेटा गिलास भी आप, मैं सही पूछे तो मैं अपने बच्चे से नहीं करा सकता हूँ, सही बात है, तो उनको लगेगा ये क्या है। लेकिन हाँ संस्कार, लेकिन यही मेरा बच्चा है कि अगर जब भी वो सेवा करने के लिए जाता है तो सबको पानी पिलाता है, सबको खाना खिलाता है, उसको हैप्पीनेस लगती है। आप संस्कार क्या दे रहे हैं, और संस्कार आज की डेट में हम लगभग भूल चुके हैं। आप रामायण महाभारत की बात पूछिए तो मुझे लगता है लगभग 60% 70% बच्चों को पता ही नहीं होगा, पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पता क्या किरदार थे, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो आज की डेट में और डोरेमोन और पोकेमोन के बारे में पूछ लीजिए, पूरी कहानी वो बताएंगे। तो संस्कार क्या हम दे रहे हैं। तो युवाओं के कुल मिला के मैं कहता हूँ यार भ्रमित मत होइए, आइए हम लोग के पास, हम लोग मिलकर कुछ गाइडेंस लीजिए, हेल्प पूरे हिंदुस्तान में यदि कोई इस तरह का सेवा भाव करना चाहता है तो आप हमसे संपर्क करिए। किस तरह से हो सकता है, मैं आपके शहर भी आऊंगा, आपके देश भी आऊंगा, मैं आपके लिए घर घर जाकर भीख भी मांगने को तैयार हूं यदि आप इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हंगर फॉर इंडिया फोर्स मुहिम जो है उसे हम पूरे भारत में हम चलाना चाहते हैं, और जो कि अभी हमारा ये संगठन चल ही रहा है। हम तो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान भर में कोई भी आदमी बिल्कुल होगा। और पुनः एक बार आपके चैनल का, आपके साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, हम जैसे लोगों को कम से कम अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। नहीं, और बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी सारी चीजें हमारे साथ शेयर की, पर्सनल व्यक्तिगत बातें जो लोग जनरली नहीं करते हैं। आई एम श्योर युवा इसको सुनकर कहीं ना कहीं मोटिवेट होगा, इंस्पायर होगा, आपसे जुड़ेगा और आपकी मुहिम को पूरे देश में फैलाएगा। बहुत धन्यवाद।